हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ। तो चलिए पहले हम बता दें आपको कि जो कूलॉम्स लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इससे हमको क्या मिलने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो कूलॉम्स लॉ का कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस कूलॉम्स लॉ से हमको मिलता क्या है। कूलॉम्स लॉ, तो देखिए अभी आपने पढ़ा हुआ है कि अगर आपके टू पॉजिटिव चार्जेज हैं तो टू पॉजिटिव चार्जेज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। नेगेटिव नेगेटिव चार्जेज भी हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो चार्जेज रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये किस फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट या जो है कर रहे हैं या रिपल कर रहे हैं, उस फोर्स को जो है हम लोग जो डिटरमाइन करते हैं वो किस लॉ से, कूलॉम्स लॉ से। इट मीन्स दैट कूलॉम्स लॉ हमको देता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है वो कहाँ से मिलता है, हमको कूलॉम्स लॉ से मिलता है। तो इसका मतलब इससे हम क्या करेंगे, ये क्या देगा आपका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स देगा ये आपका। फॉर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम लोग पढ़ रहे हैं कूलॉम्स लॉ तो किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यहाँ से मिलने वाला है। तो अब देखिए अभी आपने कहा कि चार्जेस दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपल करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग बात कर क्या रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की बात कर रहे हैं हम लोग। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, इट मीन्स दैट हम लोग कूलॉम्स लॉ में इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पहले हम आपको ये बता दें कि कूलॉम्स लॉ अगर हम लोग लर्न करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये इसके लिए क्या क्या कंडीशंस जो है ज़रूरी है अगर हम कूलॉम्स लॉ को अगर फॉलो करने वाले हैं। तो पहले हम आपको बता दें कंडीशन में मैं बता दें आपको कि जो कूलॉम्स लॉ होता है हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता। पहले क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कूलॉम्स लॉ हर एक सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें कंडीशंस है जो कि वो फुलफिल होना चाहिए तब हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हम कहते क्या हैं कि कूलॉम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल in all situations of the following regions। ये फॉलोइंग रीजन्स के कारण जो देखोगे आपका जो है ये हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं होता। जिसमें से पहला आपको बता दें कि जो पहला इसके लिए कंडीशन होना चाहिए कि आपके जो चार्जेज हैं, जो आपके बोथ चार्जेज जिनके हम अट्रैक्शन या हम जो है रिपल्सन की जो हम बात कर रहे हैं, ये बोथ चार्जेज जो है आपका रेस्ट में होना चाहिए। तो इसके लिए पहला जो है आपका कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन कि चार्जेज मस्ट बी एट रेस्ट। तो पहली बात तो ये है आपका याद रखिएगा कि जो चार्जेज हैं मस्ट बी एट रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरा जो हमारा कंडीशन है, चलिए चार्जेज रेस्ट में होने चाहिए दोनों। दूसरा जो कंडीशन है कि जो है बोथ जो चार्जेज होने चाहिए पॉइंट चार्ज होने चाहिए। देखिए बताते हैं पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो दूसरा कंडीशन ये है कि चार्जेज मस्ट बी पॉइंट चार्ज। तो जो आपका चार्जेज है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। देखिए पॉइंट चार्ज होता क्या कहते हैं, अ पॉइंट चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज which
which is located at space at a point in space। देखिए आपने क्या कहा कि जो आपका एक पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है, एक ऐसा हाइपोथेटिकल, जानते हो हाइपोथेटिकल, एक परिकल्पना करना, एक कल्पना करना कि कहीं पर है, तो हमने क्या कहा कि जो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है विच इज लोकेटेड एट अ पॉइंट, कहाँ पे, स्पेस में, स्पेस के किसी एक पॉइंट में वो लोकेटेड होता है। तो देखिए जो हमारा पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज का कोई एक स्पेशल डिफिनीशन नहीं है, क्योंकि देखो पॉइंट चार्ज मतलब होते हैं छोटे छोटे चार्ज की हम बात करते हैं उसे पॉइंट चार्ज कहते हैं। लेकिन जैसे इतने बड़े बड़े हम चार्जेज ले लें तो इनको क्या हम पॉइंट चार्ज नहीं कहेंगे, इनको भी पॉइंट चार्ज कहेंगे। कैसे? अगर इन चार्जेस को एक दूसरे से काफ़ी दूर रख दिया जाए, तो देखो कि आपका क्या होगा, उसको देखोगे तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देंगे। तो जो इतनी बड़े बड़े चार्जेज है भी वो भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो उनको स्पेस में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रख दें। इट मीन्स दैट दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या कर दें, वेरी लार्ज कर दें। तो उस केस में देखोगे दोनों चार्जेज जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल भाषा हमने आपको दिया, पॉइंट चार्ज इज द हाइपोथेटिकल चार्ज विच इज लोकेटेड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन देखिए क्या है, थर्ड कंडीशन ये है कि जो सेपरेशन होता है चार्जेस के बिटवीन, वो सेपरेशन जो है 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए। होता क्या है, अगर ये 10⁻⁻15 मीटर जो है अब क्या है, ये न्यूक्लियस की साइज है। अगर इससे अगर ग्रेटर नहीं होगा तो क्या होगा कि स्ट्रांग न्यूक्लियस जो फोर्स होगा वो डोमिनेट हो जाएगा ओवर क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हुआ द सेपरेशन between point charges must be greater than nucleus size 10⁻⁻15 मीटर। ऐसा क्यों, यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ लेस देन 10⁻⁻15 मीटर, जो क्या होगा आपका स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स dominates over electrostatic force, तो ये है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि जो दोनों आपके चार्ज हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे आपका वो प्लस माइनस हो, तो इन चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जिसको भी हम लोग आर से डिनोट करेंगे, ये आर जो है ग्रेटर देन होना चाहिए 10⁻⁻15 मीटर से। अगर ये डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस जो आर है, अगर ये लेस देन हो गया आपका 10⁻⁻15 मीटर से, न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर साइज से, तो होगा क्या कि यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर फोर्स है वो डोमिनेट्स हो जाएगा ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इट मीन्स दैट इस केस में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिएगा कि ये थ्री आपके कंडीशंस को अगर फुलफिल कर रहा है, अगर हमारा टू चार्जेस, तो हम वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की बात कर सकते हैं। इसका मतलब कुलाम्स लॉ की हम लोग बात कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन बताया कि आपके दोनों चार्जेस जो है रेस्ट में होना चाहिए, अब फिर दोनों चार्जेस पॉइंट चार्ज होने चाहिए, और तीसरा कंडीशन उनके बिटवीन डिस्टेंस जो है 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए। अगर लेस होगा तो वहाँ पे जो है आपका न्यूक्लियर फोर्स जो है वो डोमिनेट्स हो जाएगा ओवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। चलिए इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई, तो अब हम लोग बात करते हैं कुलाम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है।
हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट। तो देखिए स्टेटमेंट में हम सबसे पहले बता दें आपको क्या है। देखिए यहाँ कहते हैं कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट, देखिए क्या स्टेट करता है, दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ magnitude of electrostatic force of attraction। अभी हमने बताया कि अट्रैक्शन भी हो सकता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन। is directly proportional to product of magnitudes of point charges and inversely proportional to square of the separation between them। देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, इतना लंबा जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हो, सिंपल सी बात ये कहा गया है यहाँ पे कि आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उन दोनों पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली, और उसके बीच का जो सेपरेशन आर है उसके जो है स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये सपोज कर लें, सपोज Q1 and Q2 be two point charges separated by distance r in a medium, किसी मीडियम में विथ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। देखिए यहाँ स्मॉल के लिख रहे हैं हम, स्मॉल के। अभी हम बात करेंगे पूरा डाई इलेक्ट्रिक जो है आपका पूरा एक जो है चैप्टर है, उसके विषय में हम वहाँ पे आगे चल के बात करेंगे। हमने सपोज कर लिया कि Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेज हैं जो सेपरेटेड हैं डिस्टेंस r के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके टू चार्जेज हैं, एक आपका, चलिए हमने इसको कह दिया Q1 और एक दूसरा चार्ज है वो आपका Q2 है, और इनके जो है सेंटर से जो इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस आपका r है। सेंटर से याद रखिएगा, सेंटर से डिस्टेंस क्या है आपका r है। तो इसमें जो है आपका अकॉर्डिंग टू जो है कूलम्ब्स लॉ क्या कहा गया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है F, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या कहा गया कि F जो होगा डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया सेकेंड नंबर। तो देखिए फ्रॉम, अगर इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। जब आपका जानते हो कि प्रोपोर्शनैलिटी के एक तरफ सेम क्वांटिटी हो और दूसरी तरफ डिफरेंट हो, तो जब हम यहाँ पे निकालेंगे F प्रोपोर्शनल टू, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Q1 Q2/r²। अब यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हम हटाएंगे, और जब प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाएंगे तो इक्वल आएगा, और इसके साथ क्या आएगा, एक कांस्टेंट। तो चलो उस कांस्टेंट को हम कैपिटल K कह देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये Q1 Q2/r²।
अब यहाँ कैपिटल के है क्या, देखिए यहाँ पर हम बता दें आपको, इसको जो है हम इक्वेशन नंबर मान लीजिए 3 कर देते हैं। यहाँ पे के है क्या, वेयर यहाँ पे जो कैपिटल के है, ये के इज इक्वल टू होता क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 के, यहाँ स्मॉल के लिख रहे हैं हम, है ना, ये स्मॉल के है, इप्सिलॉन 0 स्मॉल के। तो ये है क्या, देखो ये दैट इज इक्वल टू, ये है क्या, ये है आपका भाई, हम कूलाम्स लॉ पढ़ रहे हैं, तो क्या है, कूलाम कांस्टेंट है, के इज द कूलाम कांस्टेंट, कूलाम कांस्टेंट। लेकिन याद रखिएगा ये कांस्टेंट तो है, कूलाम कांस्टेंट तो है, लेकिन ये एक अलग टाइप का कांस्टेंट है। क्यों अलग टाइप का कांस्टेंट है, क्योंकि ये के की जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट तो होगी, बट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ देखो ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना के, इसकी वैल्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। तो ये कूलाम कांस्टेंट होगा, या इसी को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हम इसे कह सकते हैं आर, इसी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसी को हमने कह दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जो है डिपेंड्स अपॉन क्या, मीडियम। याद रखिएगा कि ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी इस जो है के की वैल्यू क्या होगी, बता दें आपको। इसलिए याद रखिए यहाँ पे ये के कांस्टेंट तो जरूर होता है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है चेंज होती है, अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो जाता है। तो अब यहाँ से देखो कि अगर हम इसी के जगह पे यहाँ पे जो स्मॉल के है, यहाँ पे स्मॉल के, इस स्मॉल के जो है आपका ये है क्या, इसी को हमने देखिए वहाँ पर स्टेटमेंट में दिया था, इसी बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है के है, इसकी वैल्यू हर एक मीडियम के लिए जो है अलग अलग होती है। तो आप इसमें देखो, हाँ यहाँ पे अगर हम स्मॉल इसकी कैपिटल के की वैल्यू की बात करें, तो ये के कैपिटल के की वैल्यू जो होती है 1/4 इप्सिलॉन 0, इसकी जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ जो है। अगर यहाँ पे देखो इसकी अगर हम कैपिटल के की अगर यूनिट निकालें, यहाँ से अगर कैपिटल के की यूनिट निकालें तो क्या मिलेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो F(r²/Q1 Q2 हो जाएगा। तो F की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन, और ये इधर चला गया तो मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर अपर Q1 Q2 क्या होता है, कूलाम स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन जो है मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये आपकी यूनिट हो गई। अब देखो यहाँ पे अगर इसी को हम लोग सीजीएस सिस्टम लिया जाए, ये आपका होता है इन एम के एस, या इसी को हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम में। बट अगर हम इसको बात करें, बट इन सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करें, तो सीजीएस सिस्टम में आपका इस जो है 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, सीजीएस में 1 होती है इसकी वैल्यू। ये बात आपको थोड़ा याद रखिएगा। अब देखो यहाँ पे जो है ये जो स्मॉल के है, इसको मैंने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा था। तो पहले ये देखिए कि अब इसका नया चेहरा क्या हुआ, देखिए यहाँ जो है फ्रॉम 3, तो फ्रॉम 3 अब बताओ कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है एफ किसके इक्वल, इसकी वैल्यू क्या हो गई 9 इंटू 10⁹। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q1 Q2/r²। तो देखो कि यही फार्मूला हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको थोड़ा और समझिएगा कि अगर यहाँ पे हम ये कह दें, स्टार बना के लिख लें कि इफ Q1 = Q2 = Q, हमने सपोज कर लिया कि जो आपके दोनों पॉइंट चार्ज हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, देन तो बताइए फोर्स जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 9 इंटू, ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 10⁹, ये हो जाएगा Q²/r²। तो ये आपका हो जाएगा जब दोनों चार्जेज इक्वल मैग्नीट्यूड के होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्मॉल के है, वेयर अगर हम लोग बात करें जो है वेयर, या यहाँ पे याद रखें कि जो है वेयर ही करके लिख लीजिए, वेयर स्मॉल के है क्या, दैट इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते क्या हैं, डाई
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। ये कहाँ डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ, देखोगे कि इस के की वैल्यू के लिए अगर हम लोग लिस्ट बनाएं तो इस के की वैल्यू देखोगे, अगर हम बात करें जो है फ्री स्पेस की बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर हम ऐसे टेबल बना लें, यहाँ पे हम लोग लिख लें मीडियम लिख लें, और यहाँ पे लिख लें क्या, वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बात के लिए याद रखिएगा, इसको हम लोग जो बात करते हैं वो रूम टेम्परेचर पे बात करते हैं। रूम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर होता है इसको हम लोग रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर फ्री स्पेस जिसको हम कह देंगे वैक्यूम, तो फ्री स्पेस या वैक्यूम में देखोगे इसकी वैल्यू क्या होती है, आपकी 1 होती है। और यही आप देखोगे एयर में कितना होता है, यही आपका एयर में भी यही आपका 1 होगा। लेकिन अगर इसका देखा जाए माइका, तो माइका में इसका एक रेंज होता है, देखोगे 3 से 6 के बीच में होता है। और यही देखा जाए अगर वाटर की हम लोग बात करें, वाटर, तो वाटर का देखोगे आपके 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देखोगे आपका ये होता क्या है, 80 पॉइंट जो है 2, ये होता है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, बट ये आपका क्या होता है, आपका जो है 78 जो है 0.2, ये होता है आपका एट जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम एक यहाँ ये भी और बताना चाह रहे हैं कि जो डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर अलग अलग होगा, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू भी आपकी अलग अलग हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसमें आपका, जैसे हम कोई भी अगर हम मेटल ले लें, मेटल, अब मेटल में आपका चाहे वो जो है गुड कंडक्टर हो या बैड हो, हम दोनों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गुड आर बैड कंडक्टर, क्योंकि आप जानते हो कि ऑल मेटर्स क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो हम यहाँ पे गुड या बैड किसी भी कंडक्टर की बात करें तो इसके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। अब देखो जब इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो क्या होता है, 9 इंटू, इसमें देखो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपान R²। तो अब देखो यहाँ पे जो स्मॉल के है जिसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल रहे हो, इसकी वैल्यू जब इन्फिनिटी रखोगे तो ये टोटल ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्ट करेगा ही नहीं। इसका मतलब हुआ कि जब जो है हम क्या करेंगे, चार्जेस को हम कहाँ रख देंगे, कहाँ रख देंगे हम, किसी भी मेटल में। तो अगर जो मेटल में अगर चार्जर रखे गए हैं, मेटल के मीडियम में रखे गए हैं, किसी भी मेटल के मीडियम चाहे गुड या बैड हो, तो उस केस में देखोगे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक्ट नहीं करेगा। तो इतनी बातें आपका है कि कूलॉम्स लॉ जो है किस किस जो है कंडीशन में आपका जो है एप्लीकेबल होगा। हमने वो कंडीशन आपको स्टार्टिंग बता दिया। उसके बाद फिर हमने कूलॉम्स लॉ के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया। उसके बाद कूलॉम्स लॉ के लिए कुछ जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या कूलॉम्स कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये सब बता दिया। बाकी नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कूलॉम्स लॉ के बेसिस पर हम लोग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो हम उसमें चेक करेंगे कौन सा फोर्स किस फोर्स से ज़्यादा जो है स्ट्रांगर होता है। तो हम लोग कंपेरिजन करेंगे, बाद में जो है कुछ इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।